फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक बार नारीवाद को पढ़ेंगे। और नारीवाद में आज का जो ये टॉपिक होगा, समकालीन नारीवाद को लेकर के, ठीक है, कंटेम्प्रेरी फेमिनिज्म को लेकर के होगा। और कंटेम्प्रेरी फेमिनिज्म में ये हमारा लास्ट वीडियो होगा आज, क्योंकि अब इसके बाद ये हमारा टॉपिक जो है फेमिनिज्म वाला, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसमें। उन सब चीज़ों को एक एक करके हम यहाँ पे स्टडी करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अश्वेत नारीवाद, या इसी को हम बोल सकते हैं ब्लैक फेमिनिज्म। ब्लैक फेमिनिज्म, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि फेमिनिज्म में भी कई सारे की इसकी ब्रांचेज है फेमिनिज्म की, जैसे ब्लैक फेमिनिज्म और इको फेमिनिज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी किया था लास्ट वाली वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वीडियो को देखिए, फिर देन आप ये पार्ट 5 को स्टडी करें। ठीक है, तो अश्वेत नारीवाद या ब्लैक फेमिनिज्म के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने चल रहे हैं। क्लियर है? अश्वेत नारीवाद जिसे मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर अफ्रो नारीवाद के रूप में जाना जाता है, नारीवाद की एक शाखा है जो अफ्रीकी अमेरिकी महिला के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करती है और नस्लवाद और लिंगवाद के अंतर संबंध को पहचानती है। तो सबसे पहले हमें समझना क्या है इसमें, कि जो अश्वेत नारीवाद है या जो ब्लैक फेमिनिज्म है, ठीक है, ये क्या है। इसका उदय संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, यानी ये अमेरिका में उत्पन्न होता है। और इसको जो है, इसकी जो मेन समस्या रही है कि अफ्रीका की महिलाओं को लेकर के, ठीक है, अफ्रीका में जो काली महिलाएं हैं, जो अश्वेत महिलाएं हैं, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, उनके साथ जो अत्याचार किया जाता है, उन सब को लेकर के ये अश्वेत नारीवाद अपने मामले को उठाना चाह रही है। ठीक है, तो इनके बेसिकली जो मुद्दों में होगा वो नस्लवाद को लेकर के होगा, वो लिंग को लेकर के होगा। ठीक है, और ये रंग भेद को लेकर के एक मुद्दा उठाएंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है जो ब्लैक फेमिनिज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट होगा, जो इनके मेन मुद्दे होंगे, वो क्या होंगे, रंग भेद को लेकर उठाएंगी, दूसरा नस्ल को लेकर उठाएंगी, तीसरा जेंडर सेक्स को लेकर उठाएंगे। ठीक, क्लियर है? एक तो रंग भेद हो गया आपका, दूसरा नस्लवाद हो गया, तीसरा सेक्स और जेंडर को लेकर इनका जो बेसिकली मुद्दा रहेगा। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। अब देखते हैं अश्वेत नारीवाद। अश्वेत नारीवाद अश्वेत महिलाओं को उनकी सामाजिक पहचान के कारण अतिरिक्त हाशिए पर जाने का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, देखिए अश्वेत नारीवाद कह रहा है कि अश्वेत महिलाओं को उनकी सामाजिक पहचान के कारण अतिरिक्त हाशिए पर जाने का सामना भी करना पड़ रहा है। इसका क्या मतलब हो रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि यानी कि जो ब्लैक फेमिनिज्म है, ठीक है, या काला नारीवाद या ब्लैक फेमिनिज्म या फिर अश्वेत नारीवाद, आप जो भी बोल लीजिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो काली महिलाएं हैं, ठीक है, काली महिलाओं का पतन क्यों हो रहा है। ये कह रहे हैं काली महिलाओं का पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी सामाजिक पहचान कुछ भी नहीं है, उनकी जो सोशल आइडेंटिटी है वो ना के बराबर है। क्यों ना के बराबर है? क्योंकि उनका रंग कैसा है, काला है। ठीक है, काला होने के कारण उनकी सामाजिक पहचान क्या है, ना के बराबर है, जिसके कारण वे क्या है, वे पतन के रास्ते पर, यानी कि वे जो है समाज में कहाँ पे हैं, पतन के मार्ग पर हैं। ठीक है, वे ऑफ डिक्लाइन पे हैं। अब पतन के मार्ग का मतलब है कि अब उनकी पहचान धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। ब्लैक महिलाओं की अधिकारों की बात कोई नहीं करता, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि वे हाशिए पर जा रही हैं। हाशिए का मतलब ये है कि वो अब उनकी पहचान क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है,
अब देखिए जो अश्वेत नारीवाद है, जो ब्लैक फेमिनिज्म है, इनके समर्थकों का क्या कहना है कि अश्वेत महिलाओं को श्वेत महिलाओं की तुलना में मौलिक रूप से भिन्न तरीकों से सत्ता की संरचनाओं में तैयार किया जाता है। यानी कि अश्वेत नारीवाद बोल रही है कि जो श्वेत महिलाएं हैं, यानी कि जो वाइट वीमेंस हैं, जो गोरी महिलाएं हैं, वे क्या करती हैं वे एक तो काली महिलाओं को निम्न दर्जे का समझती हैं। दूसरी बात, अश्वेत महिलाएं जो हैं वे श्वेत महिलाओं की तुलना में क्या हैं, कम महत्वपूर्ण है। ऐसा अश्वेत नारीवादियों का मानना है। यानी कि अश्वेत नारीवादी यह बोलना चाह रही हैं कि श्वेत महिलाओं के अधिकार ज़्यादा है, यानी कि गोरी महिलाओं के अधिकार ज़्यादा है और काली महिलाओं के अधिकार कम हैं। काली महिलाएं क्या है, एक साधन के रूप में गोरी महिलाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगर आपकी थोड़ी शब्दों पर पकड़ नहीं बनेगी तो आप प्लीज़ थोड़ा शब्दों को समझने की कोशिश करें, तभी आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। देखिए अश्वेत नारीवाद के अनुसार नस्ल, लिंग और वर्ग भेदभाव सभी पदानुक्रम की एक ही प्रणाली के क्या हैं, पहलू हैं। पदानुक्रम का क्या मतलब होता है, हायरार्की का क्या मतलब होता है, यानी कि जो ये समाज है हमारा, ठीक है, ऊपर क्या है, पैट्रियार्की बनी हुई है, पितृसत्ता है, उसके नीचे क्या है, ये कहती है इसके नीचे महिलाएं हैं, महिलाओं में फिर वो गोरी महिलाएं हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन सी हैं, सबसे नीचे काली महिलाएं हैं। तो काली महिलाओं का हमेशा या फिर अश्वेत महिलाओं का हमेशा क्या होता है, शोषण होता है, इनका हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक तो इनका नस्ल के आधार पर, नस्ल ये अफ्रीका की मूल की है इसलिए भी होता है। इन लिंग के कारण, लिंग इनका मतलब है महिला है, ठीक है, महिला के कारण इनका शोषण होता है। और वर्ग भेदभाव, वर्ग भेदभाव का मतलब है क्लास डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होता है, यानी कि ये इनका क्लास कैसा है, लोअर क्लास है, ये ब्लैक इनका कलर है। इस तरीके से सारी चीज़ें क्या है, अश्वेत नारीवाद के खिलाफ जाती हैं। तो जिसे बेल हुक, ठीक है, बेल हुक क्या है, एक ब्लैक फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाली थिंकर है। ब्लैक हुक ने क्या बोला, साम्राज्यवादी, श्वेत वर्चस्ववादी, पूंजीवादी पितसत्ता, इसको इन्होंने बोल दिया। तो ये स्टेटमेंट है। देखिए अश्वेत महिलाएं दो प्रकार के शोषण का शिकार है। अब यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। अश्वेत महिलाएं यानी काली महिलाओं के सामने दो तरीके से शोषण होता है। एक तो पुरुष प्रधान समाज शोषण करता है इनका, ठीक है, पुरुष प्रधान समाज जो है वो शोषण करता है, जिसको आप पैट्रियार्की बोल सकते हैं, जिसको आप पितृसत्ता बोल सकते हैं। दूसरा इनके साथ प्रजाति भेदभाव होता है। प्रजाति भेदभाव का मतलब होता है, एक तो ये काली महिलाएं हैं, कालेपन के कारण इनके साथ शोषण होता है। दूसरा महिला महिला इनके साथ शोषण करती हैं, महिला ही इनके शोषण का कारण है। आपने अगर गौर किया होगा तो आप कभी भी देखिए कि आप पहली बात तो पुरुष कैसे शोषण करते हैं, एक तो ये महिला है इसलिए इनका शोषण होता है। दूसरी बात, ये काली महिला है इसलिए इनका शोषण और ज्यादा होता है, ठीक है। अब प्रजाति के साथ इनके साथ कैसे भेदभाव किया जाता है, प्रजाति भेदभाव में एक तो आप इसको यहां पे रख लीजिए कि ये अफ्रीका मूल की हैं, अफ्रीका मूल की महिला है तो ये काली इनका रंग है, काला रंग है इसलिए, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका में गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा होने के कारण वहां पे क्या होती है, महिलाओं का या पुरुषों का रंग ज्यादातर काला ही होता है। तो एक तो प्रजातियां इनके साथ प्रजाति भेदभाव हो रहा है। दूसरी बात, जो अमेरिका की गोरी महिलाएं हैं वे काली महिलाओं के साथ रहना पसंद नहीं करती, वे काली महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करती, ठीक है, वे काली महिलाओं के साथ भेदभाव करती हैं। तो अश्वेत महिलाएं जो यही तो बात कह रही हैं कि हमारे साथ क्या होता है, दोहरा शोषण होता है। एक तो पुरुष प्रधान समाज शोषण करता है, दूसरा हमारे साथ महिलाएं खुद शोषण करती है। वे महिलाएं जो गोरी हैं, हम काली महिलाओं का शोषण प्रॉपर तरीके से कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए इसलिए अश्वेत नारीवादियों ने नारीवादी विचारधारा का सुदृढ़ता से स्वीकार नहीं किया। अब देखिए अश्वेत नारीवादियों ने जो नारीवाद की विचारधारा है इसको इन्होंने प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि
अश्वेत नारीवाद, जो काला नारीवाद है, ये कहता है कि नारीवाद में ही क्या है, भेदभाव है। नारीवादी आंदोलन में ही क्या है, भेदभाव है। कैसा भेदभाव है? एक तरफ गोरी महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है नारीवादी आंदोलन में, दूसरी तरफ काली महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं हो रही है, जबकि गोरी महिला और काली महिला दोनों क्या है, महिला है ना। जब आंदोलन महिलाओं के लिए चल रहा है तो उसमें क्या काला क्या गोरा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि अश्वेत नारीवादियों ने बोला कि जो नारीवादी विचारधारा है इसको हम प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, भेदभाव है। अब कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि अश्वेत नारीवादियों ने नारीवादी विचारधारा को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों स्वीकार नहीं किया? क्योंकि जो नारीवादी विचारधारा है, एक तो ये यूरोप और अमेरिका के देशों से निकली हुई है। दूसरी बात, यूरोप और अमेरिका के देशों से निकलने के साथ साथ ये केवल गोरी महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं। ये केवल यूएसए और ये केवल अमेरिका और यूरोप की महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं। ये अफ्रीका की महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करती, ये एशिया की महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करती। तो कहीं ना कहीं जो नारीवादी आंदोलन है ये खुद ही एक साइडेड है, वन साइडेड है या बायस्ड है ये, ठीक है। तो इसलिए अश्वेत नारीवाद या काला नारीवाद जो है नारीवादी आंदोलन का भी विरोध करता है। तो ये तो हो गया हमारा ब्लैक फेमिनिज्म। और अब देखेंगे हम ब्लैक फेमिनिज्म के साथ उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए, उत्तर औपनिवेशिक या पोस्ट कोलोनियल फेमिनिज्म, ठीक है। नारीवाद का विचार यूरोप से स्टार्ट होता है। तो पहली बात आपको ये समझना है कि नारीवाद का विचार एशिया से नहीं हुआ स्टार्ट, बल्कि यूरोप से होता है, ठीक है। गायत्री स्पिवाक ने कहा कि समूचा नारीवादी चिंतन एवं नारीवादी विचारधारा कैसी है, पश्चिम केंद्रित। पश्चिम केंद्रित का तात्पर्य है यूरोप केंद्रित, ठीक है। यूरोप और अमेरिका की विचारधारा से प्रभावित है उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद, ठीक है। तो जो नारीवादी विचारधारा है किससे प्रभावित है, नारीवादी विचारधारा जो है वो पश्चिम केंद्रित विचारधारा है, यानी पश्चिम के देशों से ये प्रभावित है, ठीक है। जो उपनिवेशवादी समाजों के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं। अब उपनिवेशी समाज कौन कौन से हैं? एशिया के समाज जो अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं, अफ्रीका के समाज, ठीक है, लैटिन अमेरिका के समाज, ये सब ऐसे समाज हैं जो यूरोप के उपनिवेश रह चुके हैं, ठीक है। यूरोप के उपनिवेश का मतलब हम समझ लेते हैं कि ब्रिटेन का उपनिवेश, ठीक है। तो ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुके हैं। तो जो उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद है, बेसिकली ये कहता है कि जो नारीवादी विचारधारा है ये यूरोप की केंद्रित विचारधारा है, पश्चिम के देशों के महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। यह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की महिलाओं के अधिकारों के बारे में कोई बात नहीं करता है। देखिए, इसमें पश्चिमी चिंतन अभी भी अपने आप को क्या मानता है, श्रेष्ठ मानता है। तो इस चिंतन नारीवादी जो उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद है ये कहता है कि पश्चिमी चिंतन जो है वो अभी भी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश है इसको निम्न दर्जे का मानता है। इसमें रहने वाली महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करता। इसीलिए पश्चिम के नारीवादी विचार एशियाई, अफ्रीकी नारियों एवं महिलाओं को कैसे देखते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और उनके पहनावे पर भी आपत्ति व्यक्त करते हैं। क्योंकि एशिया का समाज देखिए अलग है, एशिया के मूल्य अलग हैं, ठीक है। एशिया में अभी क्या है, एशिया में संयुक्त परिवार का प्रचलन है अभी भी। एशिया के देशों में क्या है, यहाँ पे भारतीय कल्चर या जो पूरब की परंपराएं हैं, ठीक है, वो विद्यमान है। जबकि जो नारीवादी विचारधारा है, ठीक है, नारीवादी विचारधारा बेसिकली पश्चिम की विचारधारा है ये, ठीक है। तो एशिया अफ्रीका की जो महिलाएं हैं इनको जो है नारीवादियों ने, जो नारीवादी हैं, ठीक है, इन नारीवादियों ने क्या किया है, एशिया अफ्रीका की महिलाओं को
निम्न दर्जे की दृष्टिकोण से इनको देखा है, नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा है। नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का मतलब है कि ये क्या है, एशिया और अफ्रीका की महिलाएं परंपरागत रूप में हैं, अभी भी ये अभी भी दास्ता की स्थिति में हैं, तो इस रूप में वो देखती हैं और इनके महिलाओं के लिए ये एशिया और अफ्रीका की महिलाओं के लिए कोई अधिकारों की बात ये नहीं करती हैं। अब देखिए, उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद इस बात पर विचार करना चाहता है कि कैसे नस्लवाद और उपनिवेशवाद के लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक प्रभाव उत्तर औपनिवेशिक दुनिया में गैर श्वेत, गैर पश्चिमी महिलाओं को प्रभावित करते हैं। यानी कि उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद क्या जानना चाहता है कि कैसे कैसे नस्लवाद ने, कैसे उपनिवेशवाद ने, इन सब चीज़ों ने मिलकर के कैसे महिलाओं का शोषण किया, ठीक है, कैसे गैर श्वेत महिलाओं या फिर गैर जो पश्चिमी महिलाएं हैं, या गैर पश्चिमी महिलाओं का मतलब है एशिया की महिलाएं, एशिया और अफ्रीका की महिलाएं, ठीक है, ये पश्चिम की महिलाएं नहीं है, ये पूरब की महिलाएं, जो पश्चिम की नहीं है उनको गैर पश्चिम माना जाता है, ठीक है। गैर श्वेत का मतलब ब्लैक फेमिनिज्म आप रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उत्तर उपनिवेशवाद जो विचार रखता है, यह इस बात को जानना चाहता है कि कैसे नस्लवाद ने, कैसे उपनिवेशवाद ने, इन सब ने मिल करके कैसे अश्वेत नारीवाद को या फिर एशिया और अफ्रीका की महिलाओं का शोषण किया है। इस तरीके से इन सब चीज़ों को ये जानने का प्रयास करती हैं। अब देखिए, उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद की उत्पत्ति कब होती है, तो 1980 के दशक से ये विकसित देशों में नारीवादी सिद्धांतकारों की आलोचना के रूप में इसका विकास होता है। तो 1980 के दशक में ये उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद आया। किस लिए आया, क्योंकि विकसित देशों की जो नारीवादी विचारधारा थी उसके विरोध में आया, ठीक है, उसकी आलोचना करने के लिए आया। ये इसलिए आलोचना करता है क्योंकि ये कहता है जो यूरोप और अमेरिका की महिलाएं हैं, ठीक है, जो यूरोप और अमेरिका की नारीवादी विचारक हैं, वो एशिया और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका की महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं कर रही हैं। तो इसलिए एक नारीवादी विचारधारा का और जन्म होता है जिसका नाम क्या है, उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद। अब हम अगर सामान्य शब्दों में कहें तो उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद किसकी वकालत करता है, एशिया की महिलाओं के अधिकारों की, अफ्रीका की महिलाओं के अधिकारों की, अश्वेत महिलाओं के अधिकारों की, अश्वेत मतलब काली जो महिलाएं हैं, ठीक है, लैटिन अमेरिका की महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं, ठीक है। अब ये विरोध किसका करती हैं, विरोध ये करती हैं जो यूरोप की नारीवादी विचार है, यूरोप की नारीवादी विचारधारा का ये विरोध करती हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें उत्तर औपनिवेशिक नारीवादी स्वदेशी और अन्य तीसरी दुनिया के नारीवादी आंदोलनों के विचारों को मुख्य धारा के पश्चिमी नारीवाद में शामिल करने के लिए भी ये काम करती हैं। अब इनका एक काम और है उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद का, ये क्या कर रही हैं कि ये तीसरी दुनिया की जो नारीवादी आंदोलन है, जो विकासशील देशों के नारीवादी आंदोलन है, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जो नारीवादी आंदोलन है, इसको ये कहाँ पे ले जाने की कोशिश कर रही हैं, इसको ये यूएसए और यूरोप की जो नारीवादी विचारधारा है उसमें शामिल करने की ये बात करती हैं। कह रहे हैं कि जैसे पश्चिमी नारीवाद में महिलाओं को अधिकार मिला है, वैसे ही तीसरी दुनिया की महिलाओं को भी सेम अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद जो है 1980 के दशक में आता है और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की महिलाओं के अधिकारों के बारे में ये बात करता है। अब देखते हैं उत्तर आधुनिक नारीवाद या पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को देखते हैं, और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में हम सबसे पहले देखेंगे पहला पॉइंट इसका, उत्तर आधुनिक नारीवाद का लक्ष्य समाज में स्थापित पितृसत्तात्मक मानदंडों को अस्थिर करना है। अस्थिर का मतलब है यहाँ पे समाप्त करना, जिसके कारण लैंगिक असमानता पैदा हुई है। देखिए, मैंने आपको पहले, दूसरे, तीसरे जितने भी पार्ट मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, फेमिनिज्म के, मैंने सब में आपको यही बताया है कि जितनी भी नारीवादी विचारक हैं, ठीक है, जितने भी नारीवादी विचारक हैं,
ये एक ही चीज़ मानती हैं कि जो महिलाओं का शोषण हो रहा है किस लिए हो रहा है, पैट्रियार्की सोसाइटी के कारण। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज में, पितृसत्तात्मक समाज के बने रहने के कारण महिलाओं का शोषण होता है। इसीलिए चाहे उत्तर आधुनिक नारीवादी हो, चाहे उत्तर उपनिवेशवादी नारीवादी हो, चाहे ब्लैक फेमिनिज्म हो, ठीक है, कोई सा भी फेमिनिज्म हो, वो सब पैट्रियार्की को समाप्त करने की बात करेंगी। कह रहे हैं कि पितृसत्तात्मक समाज के बने रहने के कारण ही समाज में क्या आया है, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता का मतलब नारी अलग है एक तरफ, महिलाएं अलग हैं और पुरुष अलग हैं। ठीक है, ये भेदभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण पुरुष क्या करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं और महिलाओं का शोषण लगातार होता रहता है समाज में। तो उत्तर आधुनिक नारीवाद जो है वो भी पैट्रियार्की का विरोध करता है। अब उत्तर आधुनिक नारीवादियों का मानना है कि यदि एक सार्वभौमिक सत्य को समाज की सभी महिलाओं पर लागू किया जाता है तो क्या यह व्यक्तिगत अनुभव को कम कर देता है। इसलिए वे महिलाओं को समाज में आदर्श के रूप में प्रदर्शित करने के प्रति विचारों सचेत रहने की चेतावनी देती है। यानी जो उत्तर आधुनिकतावाद है, ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है ये किसी एक चीज को सार्वभौमिक सत्य नहीं मानता। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य नहीं मानता किसी भी चीज को, ये हर चीज का क्या करता है, खंडन करता है, हर चीज का विरोध करता है। ठीक है, इस सार्वभौमिक सत्य को समाज की सभी महिलाओं पर लागू किया जाता है जैसे, तो इसका ये क्या करता है, विरोध करता है। और ये कहता है कि जो महिलाओं को समाज में आदर्श के रूप में स्थापित किया गया है, जैसे कि महिलाएं क्या है, महिलाएं जो है समाज में मातृत्व के रूप में स्थापित की जाती हैं, महिलाओं को एक देवी या जननी के रूप में देखा जाता है। तो इस सब के प्रति क्या हो जाए, वो महिलाएं सचेत हो जाएं, क्योंकि इन्हीं सब कारणों से महिलाओं का क्या होता है, शोषण होता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो महिलाओं को सचेत करने का काम कर रहा है कि जो पुरुषवादी समाज है वो आपको एक आदर्श के रूप में स्थापित कर देगा महिलाओं को समाज में। तो महिलाओं, आपके सामने जो आदर्श की स्थिति आ रही है इसको आप इसके प्रति आप सचेत हो जाओ, आप इसके प्रति क्या हो, माइंडफुल हो जाओ। नहीं तो आपका क्या होगा, फिर पुरुष प्रधान समाज शोषण करता रहेगा, फिर आप इसके लिए मत बोलना। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो ये बोलता है कि महिलाओं को सचेत करता है कि पुरुषवादी समाज में कि आपको एक आदर्श के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जिसके प्रति आप अपने विचारों को लेकर के सचेत रहे, नहीं तो आपका हमेशा शोषण होता रहेगा। फिर उत्तर आधुनिक नारीवादी ऐसी किसी भी धारणा का विश्लेषण करना चाहते हैं जिसके कारण समाज में लैंगिक असमानता पैदा हुई है। यानी कि उत्तर आधुनिक नारीवाद है ये हर एक धारणा के पीछे, यानी कि ये कहता है जो भी कॉन्सेप्ट बने हुए हैं समाज में, ठीक है, चाहे वो पितृसत्तात्मक समाज का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो लैंगिक विभाजन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो महिलाओं को आदर्श स्थिति में रखने का कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, ये सब क्या है, इन सब का सभी प्रकार के वो विश्लेषण करना चाहता है, सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट को वो एनालिसिस करना चाहता है, एनालाइज करना चाहता है, और वो यह जानना चाहता है कि किस तरीके से महिलाओं का शोषण होता है, किस तरीके से समाज में डिस्क्रिमिनेशन बनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो स्टडी करके बताना चाह रहा है। उत्तर आधुनिक नारीवाद महिलाओं को संदेह की दृष्टि से देखती हैं। संदेह की दृष्टि से इसलिए देखती हैं क्योंकि पुरुषवादी समाज ने महिलाओं को क्या बना रखा है, आदर्श स्थिति में रख रखा है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि ये किसी भी, पहली बात तो आप ये समझिए कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है, जो उत्तर आधुनिकवाद है, वो किसी भी चीज़ को सार्वभौमिक सत्य या अंतिम सत्य नहीं मानता है, ये हर चीज़ पर संदेह की दृष्टि से देखता है। ये कहता है महिलाओं को जो आदर्श स्थिति समाज में मिली हुई है वो भी एक क्या है, एक भ्रम हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए महिलाएं क्या रहें, इसके प्रति महिलाएं हमेशा सचेत वाली स्थिति में रहे, जागरूक रहे महिलाएं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब जो क्वेश्चन आता है हमारा नेट में वो है पारिस्थितिकी नारीवाद से। तो पारिस्थितिकी नारीवाद शब्द का पहला प्रयोग फ्रांसीसी महिलावादी विचारक जो हैं फ्रैंकोइस डी इबॉन के द्वारा 1974 में पहली बार ये किया जाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी नारीवाद जैसे सुसन ग्रैफिन, मैरी डेली, वंदना शिवा बेसिकली भारत से हैं। ठीक है, अभी ये मैचिंग में आ जाता है, पारिस्थितिकी नारीवादी विचारक वंदना शिवा किस देश से है, तो या फिर ये वंदना शिवा की कोई पुस्तक पूछ लेता है, या फिर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी नारीवाद से संबंधित है।
ठीक है, तो पारिस्थितिकी नारीवाद से दे देगा वंदना शिवा को। इस तरीके से मैचिंग के लिए आपसे क्वेश्चन देखने को दे देगा। ठीक है, जैसे विचारकों ने प्रकृति पर मानवीय प्रभुत्व को समझाने का प्रयास किया है, यानी इन्होंने ये बताया है, पारिस्थितिकी नारीवादियों ने, इकोफेमिनिज्म ने यह समझाने का प्रयास किया है कि प्रकृति पर पुरुषों ने कैसे अपना प्रभाव बना लिया है। ठीक है, पुरुषवादी समाज ने प्रकृति का कैसे शोषण किया है, प्रकृति का कैसे दोहन कर रही है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि पुरुषों ने प्रकृति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, वैसे ही पुरुषों ने महिलाओं के ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तो इस बात को बताने का प्रयास पारिस्थितिकी नारीवाद करता है। जैसे मानव का प्रकृति पर नियंत्रण होता है, वैसे ही पुरुष ने महिला पर भी नियंत्रण किया हुआ है। तो ये जो है इको फेमिनिज्म की ये मेन कॉन्सेप्ट है, मेन स्ट्रीम है इसकी। ठीक है, अब देखिए इको फेमिनिज्म के अनुसार या पर्यावरणीय नारीवाद के अनुसार मानव ने प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार पुरुषों ने महिलाओं पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। आप देखेंगे जो प्रकृति का दोहन हो रहा है, जो जंगलों की कटाई हो रही है, जो पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, जो नदियों को पिघलाया जा रहा है, मतलब बांध बनाए जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, जो जितने भी प्रकृति का शोषण हो रहा है, जो खनन हो रहा है, ये सब करता कौन है? पुरुषवादी समाज करता है। ठीक है, तो जैसे ये पुरुष जो है प्रकृति का शोषण कर रहा है, ठीक उसी तरीके से पुरुषों ने महिलाओं का भी शोषण किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो पारिस्थितिकी नारीवाद है, इन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से पुरुषों ने प्रकृति का शोषण किया है, ठीक उसी तरीके से पुरुषों ने महिलाओं के ऊपर भी प्रभुत्व स्थापित करके उनका शोषण किया हुआ है। नारीवाद की अधीनता प्रकृति की अधीनता के समान है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी इको फेमिनिज्म के बारे में सही बातें हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके तीन चार बातें दे देगा, तो आपको उसमें से एक टिक लगाना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सही है। ठीक है, इस तरीके से जो डिटेलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपको DSSB के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको नेट के एग्जाम में इस तरीके का डीप क्वेश्चन इतना नहीं पूछता, क्योंकि मेरा इस बार 12वीं बार नेट क्लियर कर लिया मैंने। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जो अगर कोई स्टूडेंट DSSB की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको डीप में देखने को मिलेंगे, जो बहुत बार गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए नारीवादियों का मानना है कि महिलाओं का स्वभाव प्रकृति के ज्यादा निकट है। ठीक है, अब नारीवादी क्या मानती है? नारीवादी कह रहे हैं कि महिलाओं का स्वभाव कैसा होता है? प्रकृति के स्वभाव के जैसा, यानी कि प्रकृति कैसी होती है? शांत होती है। प्रकृति पालन पोषण करती है जो धरती पे जितने भी लोग रहते हैं। तो नारीवादी भी कह रहे हैं कि महिलाएं भी कैसी होती है? महिलाओं का भी शांत स्वभाव होता है। महिलाएं भी अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने पति का, मतलब हर समाज का पालन पोषण करती है महिलाएं। लेकिन फिर भी पुरुषवादी समाज क्या करते हैं? उनका शोषण करते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार पितृसत्ता के द्वारा प्रकृति का शोषण किया गया, ठीक उसी प्रकार पितृसत्ता के द्वारा, पितृसत्ता का मतलब पुरुषवादी प्रधान समाज, जहां पे जिस समाज में पुरुषों की प्रधानता हो उसे पितृसत्ता कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार पितृसत्ता के द्वारा ही पर्यावरण का विनाश हुआ है। अब देखिए, महिलाओं का मूल गुण क्या होता है? देखभाल करना, प्रेम करना, सहानुभूति रखना, है ना। जो गुण मूलतः कहाँ मिलते हैं? आपको प्रकृति में मिलते हैं। प्रकृति भी क्या करती है? अपने जितने भी जीव जंतु रहते हैं इनसे प्रेम करती है। क्या प्रकृति ने कभी कहा है कि मैं आप जितने भी धरती पे लोग हैं मैं इनके लिए जल नहीं दूंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलता। क्या कभी वृक्ष ये कहता है, कभी ये पेड़ पौधे ये कहते हैं कि मैं आपको छाया नहीं दूंगा? नहीं, बल्कि प्रकृति में जितनी भी चीजें रहे वो क्या करती हैं? प्रेम करती हैं, वो सहानुभूति रखती हैं। ठीक है, जो मूलतः प्रकृति में भी पाए जाते हैं। जैसे महिलाओं के अंदर गुण पाए जाते हैं, वैसे ही प्रकृति के अंदर भी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु पितृसत्ता के द्वारा जिस संस्कृति का निर्माण किया गया उससे महिलाओं के गुणों की क्या हुई है? अपेक्षा हुई है। यानी कि ये कह रहे हैं कि पितृसत्ता के आने के बाद, पैट्रियार्की के आने के बाद, महिलाओं के अंदर जो प्रेम, सहानुभूति, है ना, इन सब के गुण थे, उन गुणों की उपेक्षा की गई और महिलाओं को निम्न दर्जे का समझा गया। जब पुरुष प्रधान समाज नहीं था, ठीक है, जब समाज मातृसत्तात्मक था,
मातृसत्तात्मक का मतलब होता है कि जब समाज में महिलाओं का वर्चस्व था, यानी समाज में या परिवार की मुखिया कौन होती थी? महिला होती थी। तब समाज में महिलाओं का शोषण नहीं होता था। लेकिन जैसे ही समाज में पुरुषों की प्रधानता आ गई, समाज या परिवार में पैट्रियार्की आ गया, तो उससे क्या होने लगा? उससे महिलाओं के गुणों की उपेक्षा होने लगी, महिलाओं का शोषण होने लगा, प्रकृति का शोषण होने लगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? आगे बढ़ने लगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इको फेमिनिज्म या पर्यावरणीय नारीवाद बताने का प्रयास करता है। यानी कहने का मतलब अगर आप समझे फाइनल में, अंत में अगर आप समझें कि पर्यावरणीय नारीवाद क्या बता रही हैं? पर्यावरणीय नारीवाद ये बता रही हैं कि पितृसत्ता क्या करती है? पितृसत्तात्मक समाज को समाप्त करने की जरूरत है, क्योंकि पैट्रियार्की सोसाइटी जो है वो एक तरफ प्रकृति का विनाश करता है, प्रकृति का शोषण करता है, दूसरी तरफ महिलाओं का भी शोषण करता है। ठीक है, तो जब पितृसत्तात्मक समाज अपने आप जब समाप्त हो जाएगा, तो ये शोषण भी अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अब देखते हैं उत्तर नारीवाद क्या है। उत्तर नारीवाद के क्या क्या विचार हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल मैं आपको इतना डीप में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप गिरते पड़ते मरते मरते भी अगर थोड़ी बहुत चीज़ें सीख लेंगे ना, फिर भी आपका नेट तो सोते हुए हो जाएगा। तो इसलिए मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मुझे 3 महीने के अंदर पढ़ाना है और शॉर्ट में पढ़ाना है। चाहता तो मैं ऊपर वाले जो मैंने पीपीटी पढ़ाया था, जो ऊपर में मैंने ग्राफ में आपको बताया हुआ सारी चीज़ें ऐसे से, ठीक है, पाई चार्ट में, तो वही समझा के मैं आपको ख़त्म कर सकता था चीज़ों को। लेकिन मेरा वो मोटिव नहीं है। ठीक है, तो आज जैसे कॉलेज में कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, अपना कॉलेज का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो बीए में कर रहे हैं, वो भी अपना यहाँ से पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पोस्ट फेमिनिज्म क्या है, पोस्ट फेमिनिज्म के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, ये कब आता है और क्या क्या इसकी चुनौतियाँ। ठीक है, नारीवादी आंदोलन वर्ष 1960 के अंतिम दशक में क्या हो गया, ये अपने पीक पर पहुंच गया और 1970 के दशक के पश्चात यह आंदोलन धीरे धीरे क्या होने लगा? वीक होने लगा, कमजोर होने लगा, जिसे उत्तर नारीवादी युग भी कहा जाता है। अब देखिए 1970 के दशक में ये आंदोलन कमजोर क्यों होता है? क्योंकि 1970 आते आते क्या होता है, नारीवाद में बहुत सारा विभाजन हो जाता है, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। एक तरफ पर्यावरणीय नारीवाद आ जाता है जो महिलाओं को प्रकृति के साथ जोड़ के देखता है। दूसरी तरफ अश्वेत नारीवाद आ जाता है जो कहता है कि महिला महिला का शोषण करती है, गोरी महिलाएं जो हैं काली महिलाओं का शोषण करती हैं। तीसरी तरफ आप देखेंगे उत्तर आधुनिक नारीवाद आ जाता है जिसके विचार अलग होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नारीवादी आंदोलन विचारधारा जो होती है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। जब तक ये सारे ब्रांचेस नहीं निकले थे तब तक नारीवादी आंदोलन जो था वो अच्छे तरीके से चल रहा था। अब देखते हैं इसमें नारीवादी आंदोलन के समक्ष अनेक कठिनाइयां व अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं उत्तर नारीवाद में। उत्तर नारीवाद का मतलब है कि 1970 के दशक आते आते क्या होता है, ये उत्तर नारीवाद का दशक है। ठीक है, उत्तर नारीवाद का दशक है ये, जिसमें बहुत सारी समस्याएं नारीवाद के सामने आती हैं। नारीवादी आंदोलन के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। अब वो एक एक समस्याएं क्या हैं इनको हम देखते हैं। देखते हैं 1970 के दशक में क्या होता है, नारीवादी आंदोलन के सामने नारीवादी आंदोलन में अनेक विभाजन हो जाते हैं। वैसे मैंने बताया जैसे कि ब्लैक नारीवाद, अश्वेत नारीवाद आ जाता है, ब्लैक फेमिनिज्म आता है, फिर इको फेमिनिज्म आ जाता है। ठीक है, फिर पर्यावरणीय नारीवाद आ जाता है, उसके बाद उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद आ जाता है, फिर उसके बाद उत्तर नारीवाद आ जाता है, फिर उसके बाद उत्तर आधुनिक नारीवाद आता है। तो कहीं ना कहीं नारीवाद में बहुत सारा विभाजन हो गया, बहुत सारी इसकी ब्रांचेज बन गई जो नारीवादी आंदोलन को क्या कर रही थी, कमजोर करने का काम कर रही थी। कमजोर इसलिए भी कर रही थी क्योंकि ये सारे जो अश्वेत नारीवाद है, इको फेमिनिज्म है, ठीक है, ये नारीवादियों ने ये बोला कि जो यूरोप का नारीवाद है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों को लेकर के ही डिस्क्रिमिनेशन फैला रहा है। अब देखिए उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, अतिवादी नारीवाद ने अलग अलग मुद्दे को उठाया। तो कहीं ना कहीं उदारवादी नारीवाद के अलग विचार थे, समाजवादी नारीवादियों ने अलग विचार दिया। फिर जो रेडिकल फेमिनिज्म है, ठीक है, इसको रेडिकल कर लीजिए। ठीक है, रेडिकल फेमिनिज्म जो है, ये एक्सट्रीमिस्ट जो फेमिनिज्म है, इसके अलग मुद्दे थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो फेमिनिज्म है इसमें कई सारी ब्रांचेज बन गई।
जिसकी वजह से नारीवाद में क्या हुआ, विखंडन पैदा हुआ, नारीवादी आंदोलन कमजोर पड़ गया। ठीक है, अमेरिका में अश्वेत नारीवाद का उदय हुआ। अश्वेत नारीवाद का मतलब है काला नारीवाद या ब्लैक फेमिनिज्म। ठीक है, काला नारीवाद की समस्याएं अलग थी। काला नारीवाद ये बोल रहा था अश्वेत नारीवाद की गोरी महिलाएं क्या करती हैं, काली महिलाओं का शोषण करती हैं, अफ्रीका की महिलाओं का शोषण करती हैं, काली महिलाओं को निम्न दर्जे का समझती हैं। ठीक है, फिर वही दूसरी तरफ ब्लैक फेमिनिज्म बोलता है एक तरफ तो हमारा शोषण गोरी महिलाएं कर रही हैं, दूसरी तरफ हमारा शोषण कौन कर रहा है, पितृसत्तात्मक समाज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 1980 और 1990 के दशक में कट्टरपंथी तालिबानियों का बढ़ता प्रभाव भी नारीवादी आंदोलन को कमजोर करने का एक बड़ा कारण रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं अभी उत्तर नारीवाद। तो उत्तर नारीवाद के सामने ये चैलेंजेस रही हैं। ठीक है, ये चैलेंजेस आए हैं, ये समस्याएं आई हैं, लेकिन उत्तर नारीवादियों की कुछ डिमांड भी रही हैं। ठीक है, इन्होंने क्या डिमांड मांगा, इनकी क्या मांग रही है, ये कह रहे हैं कि महिलाओं को पीड़ित के रूप में चिन्हित किया जाए। पीड़ित का मतलब विक्टिम्स। ठीक है, यानी महिला को एक पीड़ित के रूप में समझा जाए, महिला को पुरुषों के साधन के रूप में न समझा जाए। ठीक है, महिलाओं का समाज में शोषण होता है, इसको प्रॉपर तरीके से क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, इसको प्रॉपर तरीके से चिन्हित किया जाए। ऐसा नहीं है कि महिलाओं का शोषण हो रहा है और पुरुषवादी समाज कह रहे हैं ठीक है कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनकी पहचान की जाए, फिर नई महिला शक्ति को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं के अधिकारों को आगे लाया जाए। आप देखेंगे नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग अगर आप पढ़ेंगे उसमें वीमेन एम्पावरमेंट की बात की गई। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखिए महिला की महिला के रूप में ही पहचान की जाए, महिला को किसी पुरुष की वस्तु के रूप में ना जाना जाए, महिला को किसी पुरुष की संपत्ति के रूप में ना देखा जाए। ठीक है, महिला है तो उसको महिला के रूप में ही मिले, मान्यता मिले, महिला को एक मानव के रूप में क्या मिले, अधिकार मिले। तो ये सारी चीजें महिलाओं के सामने पहचान की भी समस्या है। अब देखिए पुरुष मूल्यों से इसको क्या मिलनी चाहिए, ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ठीक है, स्वायत्तता मिलनी चाहिए, ऑटोनॉमी फ्रॉम द मेल वैल्यूज। अब पुरुष मूल्य क्या होते हैं, पुरुष की प्रधानता जो होती है समाज में, उस पुरुष प्रधानता से महिलाओं को मुक्ति मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता किस बात की, महिलाओं के लिए स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि महिलाएं खुद डिसीजन ले सके, महिलाएं बच्चे पैदा करेंगी नहीं करेंगी, कब करना है उसके लिए वो निर्णय ले सके, महिलाओं को गर्भपात करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं को अबॉर्शन कराने का अधिकार होना चाहिए। ज़्यादातर समाज में क्या होता है कि पुरुष डिसीजन लेते हैं महिला को अबॉर्शन कराना है या नहीं कराना है। ठीक है, महिलाओं को यह अधिकार नहीं होता कि उनको अबॉर्शन कराना है या नहीं कराना। तो महिलाएं करें कि हमें पुरुषवादी जो मूल्य हैं इनसे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, हमें इससे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमारे भी अपने कुछ अधिकार होते हैं, हमारा भी अपना जीवन होता है, हमारी भी अपनी प्राइवेसी है, हम हमारी प्राइवेसी को महत्व दिया जाए, हमारे मूल्यों को स्वीकार किया जाए, महिला को महिला के रूप में समझा जाए। तो ये सारी जो है उत्तर नारीवादियों की मांग रही हैं। आप बेसिकली ये उत्तर नारीवाद को मत समझिए, ये सारी नारीवाद की यही डिमांड रही है। ठीक है, अब आपको एक नोट करके यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फेमिनिस्ट रिजेक्टेड जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस बिकॉज अकॉर्डिंग टू फेमिनिज्म फेमिनिस्ट रॉल्स कंसीडर्ड पैट्रियार्की एज ए नेचुरल। देखिए नारीवादियों ने रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि नारीवादियों ने यह माना कि रॉल्स ने पितृसत्तात्मक समाज को क्या माना है, स्वाभाविक माना है, पैट्रियार्की की सोसाइटी को बनाए रखना है। देखिए जब रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया तो उसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में कोई बात नहीं की। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि जो अधिकार निर्धारित किए जाएंगे वो कौन करेगा, कितने अधिकार महिलाओं के लिए होंगे, इन सब की चीज़ें, इन सब के बारे में कोई बात जॉन रॉल्स ने नहीं की। ठीक है, यानी कि जो अज्ञानता के पर्दे की बात थी उसमें न तो महिलाओं के अधिकारों की बात हुई, न तो समाज में महिलाओं की क्या स्थिति होगी इसके ऊपर कोई चर्चा रॉल्स ने की। तो रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है, इसीलिए नारीवादी क्या करती हैं, रॉल्स की न्याय सिद्धांत को अस्वीकार कर देती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो फेमिनिज्म है बहुत बड़ा टॉपिक है, ये 50 पेज का मैंने बना दिया इसे। ठीक है, तो आपको इतना बुक किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। डिटेल में पढ़ाने का मतलब ये कोर्स इतना बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि
इस कोर्स को बनाने में एक नहीं बल्कि 10 बुक का रेफरेंस लिया गया है। पहली बात, आप एक बुक से पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें 10 पेज या 15 पेज या 20 पेज में चीज़ों को सिमटा देता है, क्योंकि हर राइटर की एक लिमिट होती है। हर एक राइटर अपनी एक लिमिट में लिखता है कि वो बुक को 300 से 400 जितने भी पेजेस होते हैं उतने मैक्सिमम लिखता है। एक राइटर जो है वो 10,000 पेजों में एक बुक को नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे हमारे सामने कोई हमारी पीपीटी अलग अलग पार्ट में बनती है, तो हम एक पीपीटी को 100 पेज में बनाएं या एक चैप्टर को 50 पेज में बनाएं, तो हमारे सामने ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि हमें जो है वो अलग अलग चीज़ों को पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। और हमारा उद्देश्य क्या है कि कोई भी टॉपिक इतना अच्छे से हम पढ़ें कि किसी भी पॉइंट्स को, है ना, आप किसी भी पॉइंट को इतना डिटेल में पढ़े, इतने अच्छे तरीके से पढ़े कि आपका एग्जाम जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अगर आपका कोई पॉइंट छूट भी जाए तो इससे आपको एग्जाम में कोई लाभ, कोई हानि ना हो उससे, ठीक है, कोई नुकसान आपका उससे ना हो। तो एक बार हम फिर से देखते हैं क्या क्या पढ़ा अभी तक। एक बार मैप को हम एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। हमने अब तक क्या पढ़ा है? उदारवादी नारीवाद पढ़ लिया है, जिसमें व्यक्तिवाद, समान अधिकारों की बात हुई है, समानता की बात हुई है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को अलग करने की बात। प्रथम चरण में ये सारी चीजें आई थी। फिर प्रथम चरण में ही समाजवादी नारीवाद आया, जो शोषण के अंत की बात किया, वर्ग विभाजन के अंत की बात की, बुर्जुआ समाज के अंत की बात की, पूंजीवाद के विनाश की बात की, पैट्रियार्की के अंत की बात की, ठीक है। आर्थिक समानता पर इसने बल दिया। फिर हमने जब सेकेंड फेज को पढ़ा था 1950 से 1960 का दशक, फिर इसमें हमने रेडिकल फेमिनिज्म को देखा, उग्र नारीवाद को देखा, जिसकी क्या क्या मान्यताएं रही वो सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया। और आपको यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स भी दिखा दिया था, ठीक है, ये इस बुक्स को आप याद रख लें। फिर हमने समकालीन नारीवाद को पढ़ा। समकालीन नारीवाद में हमने वंदना सिवा, गायत्री स्पिवाक, ड्रेडा, फुको, ये सारी चीज़ों को क्लियर हमने कर लिया था, ठीक है। फिर हमने नारीवाद के प्रकार को पढ़ा था। उदारवादी नारीवाद क्या है, समाजवादी नारीवाद क्या है, उग्रवादी नारीवाद क्या है। फिर नारीवाद के अलावा हमने नारीवाद के कुछ अन्य प्रकार भी पढ़े थे जो कंटेम्प्रेरी फेमिनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारे चैनल का नाम है एक बार द पॉलिटिकल फिलोसफर। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। फिर हमने समकालीन नारीवाद में क्या पढ़ा? ब्लैक फेमिनिज्म पढ़ा, इसको अश्वेत नारीवाद कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में काला नारीवाद शब्द हो सकता है ना आए, अश्वेत नारीवाद आ जाए। अश्वेत नारीवाद को इंग्लिश में आप कर लीजिए ब्लैक फेमिनिज्म, ठीक है। फिर उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद हमने पढ़ा, फिर पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म पढ़ा, फिर इको फेमिनिज्म पढ़ा, फिर पोस्ट फेमिनिज्म पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में, तीसरी क्लास में आज हमने ये हमारी 5th क्लास होगी। तो हमारी लास्ट की क्लास में हमने क्या पढ़ा? समकालीन नारीवाद के बारे में पढ़ा हमने, और कौन कौन से थिंकर्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़े। यहाँ पे आपको इन सब की बुक्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता बुक को लेकर के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर, अगर आपको शॉर्ट में रिवीजन करना है तो आप यहाँ से इस तरीके से चीज़ों को रिवीजन कर लें, यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, अगर आप असाइनमेंट बनाते हैं, आप कॉलेज में डीयू में, इग्नू में, एसओएल में, या फिर कहीं यूपी बिहार कहीं से भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको असाइनमेंट या आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप अगर इस तरीके से कैटेगराइजेशन करके लिखेंगे चीज़ों को, तो भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपके आंसर को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है। तो वो उस पार्ट में हम देखेंगे, इसको अच्छे से वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है, कितने थिंकर्स हैं, क्या क्या इसकी डिमांड है, क्या क्या मान्यताएं हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना है, जितने टॉपिक आपने पढ़ लिए, जैसे इक्वलिटी आपने पढ़ लिया, जस्टिस पढ़ लिया, लिबर्टी पढ़ लिया, डेमोक्रेसी पढ़ लिया, है ना, और फेमिनिज्म पढ़ लिया, सोशलिज्म पढ़ लिया, मार्क्सिज्म पढ़ लिया। अगर आपने इतने सारे टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर आप कमेंट करके बताएंगे, अगर मेरे पास 100 कमेंट आएंगे, ठीक है, 100 कमेंट आएगा अगर मेरे पास कि सर आप इन सब के क्वेश्चन करवा दीजिए, तो मैं एक एक करके टॉपिक वाइज क्वेश्चन सबके करवा दूंगा। मार्क्सिज्म के 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, फेमिनिज्म के 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना, और समाजवाद पे आपको 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो इस तरीके से आपके एक एक यूनिट से लगभग 1000 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। बट क्या है कि शर्त इसमें यह है कि 100 कमेंट आने चाहिए। 100 कमेंट नहीं आएगा जब तक, तब तक मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते,
तो इससे मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, और इसीलिए मैंने 2-3 दिन से वीडियो कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि एक तरफ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे इंटरनेट की समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी बीपीएससी के चक्कर में पड़े हुए हैं, नहीं, ठीक है। उनको लग रहा है कि अभी मेरा ट्री का रिजल्ट आएगा, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, तो भाई जिनका भी रिजल्ट नहीं आया वो वेट ना करें, वे अपनी तैयारी को जारी रखें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो को अभी इसलिए नहीं देखते हैं कि वे सोच रहे हैं कि अभी तो फरवरी ही चल रहा है ना, हम स्टार्ट करेंगे मई में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और जून में ख़त्म करेंगे, और फिर हम क्या होंगे, फेल हो जाएंगे, और हमारा ये हो जाएगा 7वां अटेम्प्ट फेल होने का कीर्तिमान हम बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कीर्तिमान बनाने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर बना सकते हैं, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप अगर थोड़ा सा, अगर आपके पास आपको आगे बढ़ने का अगर मौका मिल रहा है, तो आप प्लीज़, अब जितना भी टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है, जितना भी टाइम मिल रहा है, आप प्लीज़ इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं कहीं पे भी अगर, देखिए मैं अभी मेरा करेंटली में मैं अभी डीयू में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डीयू और इग्नू में पढ़ा रहा हूँ, दो जगह मैं पढ़ा रहा हूँ अभी करेंटली। तो मैं इसके साथ में कोचिंग में पढ़ाता था, कोचिंग वाली मैंने क्लासेस कैंसिल कर दी, मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता था क्लास बनाने के लिए, और मैं साथ में जॉब भी करता था एक, ठीक है। वो जॉब भी मैंने लेफ्ट कर दी है। लेफ्ट इसलिए कर दी क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है अब, ठीक है। एग्ज़ाम के साथ साथ मैं वीडियो को प्रॉपर नहीं बना पा रहा था, ठीक है, वीडियो को प्रॉपर तरीके से नहीं बना पा रहा था। तो अब मैंने जॉब छोड़ दी, तो इसलिए अब मेरे पास 8 से 10 घंटे बचेंगे, ठीक है, 10 नहीं 12 घंटे टोटल बचेंगे, 12 घंटे मेरे पास बचेंगे, क्योंकि आने जाने का भी टाइम इंक्लूड कर दो उसमें, तो टाइम ये बच रहा है मेरे पास। तो अब मैं 8-10 घंटे में कोशिश करूँगा कि डेली का डेली आपके सामने एक वीडियो मैं बना के ला दूँ, और कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी बनाऊँ वीडियो। लेकिन आप इसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तभी मैं प्रैक्टिस सेट लाऊँगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लाने के लिए मुझे 100 कमेंट जरूर चाहिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।